बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे कदम रखने वाले हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ऑफलोडिंग के बढ़ते हुए केसेस, इमिग्रेशन के नाम पे इन्वेस्टिगेशन और अवाम के बेशुमार सवालात और उनका दो टोक लेकिन मंतकी जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA लाहौर जनाब मोहम्मद अली ज़िया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला, जो रूप धारे बैठे हैं नई नस्ल के नुमाइंदा शायर तहजीब हाफी का। अच्छा अली भाई, बग़ैर किसी ताख़ीर के सीधा उस मौजू पे चलते हैं, वरना FIA के किसी भी ज़िम्मेदार से तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी डोमेन है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, सुबह से लेकर रात तक उससे बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त हम सबसे जो अहम सुलगता हुआ मसला है, जो हर दूसरे तीसरे बंदे की ज़बान पे है, वो है जी ये जहाज़ से ऑफलोड करना। ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हम इस पे आपसे गाइडेंस भी चाहते हैं, आपका मौक़िफ़ भी चाहते हैं और आपसे एजुकेशन भी चाहते हैं कि क्या ये इतना ही सीधा मसला है, इसका हल भी इतना ही सीधा है जितना सीधा FIA हमें बताती है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत दिनों से बात हो रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे, पॉडकास्ट में, और सबसे अच्छी बात है कि आपकी अपनी एक व्यूअरशिप है और आपका अपने एक अंदाज़े बयां है। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके इस फोरम से बात जाएगी तो अगर सीधा नहीं भी है तो सीधा हो जाएगा, लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि आजकल जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हम फ्लैश हुए हैं, हाँ। या चीज़ें बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पे चल रही हैं इस एक ऑफलोडिंग के इशू को लेके। कथा कलामे की बात है, तो पहले ये बताइएगा कि क्या ये इतना ही बड़ा मसला है जितना नज़र आ रहा है या डिस्कस हो रहा है, या आपके ख्याल में सोशल मीडिया शायद इसको हाइप ज़्यादा दे रहा है खामखा? सबसे पहली बात है कि बड़ा शॉर्ट आंसर दूं तो ये मसला ऐसा है नहीं जैसा कि पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक। अब इस बात को करने के बाद मैं अगर स्टार्ट लूं तो सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया पे उन वेबसाइट्स को देखिए, अक्सर उन जगहों को देखिए जो इसको आगे पोर्ट्रे कर रही हैं कि क्या उनकी ऑथेंटिसिटीज़ क्या है। उस पर भी बात अलग से हो सकती है अगर आप चाहें तो। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताना चाहूँगा मैं आपको कि पाकिस्तान भर में तकरीबन अब तक हमारे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर से तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से जा चुके हैं और पाकिस्तान में जिनकी आमद हुई, और इसका निस्फ तकरीबन उन लोगों का है जो पाकिस्तान से डिपार्ट किए मुख्तलिफ विजिट वीज़ा पे, वर्क परमिट्स पे और बिजनेस के मुख्तलिफ चीज़ों पे, या अपनी सर्टन मजहबी रस्मात को निभाने के लिए उम्रे के लिए गए, ज़ियारत के लिए गए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिस पे लोग गए। इसमें सिर्फ लेस दैन 0.6% ऐसे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ वजूहात के बना पे या उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे या कुछ रीज़न जो मैं आपको बता सकता हूँ जो डिस्कस हो सकती है, डिबेट हो सकती है। वो भी काफ़ी लाखों में बनता होगा। 60,000। ठीक है सर, 6-7 पासपोर्ट तो मेरे पास पड़े हुए हैं जो ऑफलोड हुए हैं, और उनका ख्याल था कि शायद मैं किसी को कह के उनको वो करवा दूं। नहीं, उनकी जिद भी तो पुठी थी ना, वो कहती ऐसी साग नाल लेके जाना थे। ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके भी तरीके हैं जी, अगर ले जाना है तो उसके भी लिस्ट में तरीके हैं, उनको भी तरीके से जो है। ऑन अ लाइटर नोट, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आप ये देखिए कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ टेक्निकल बुनियादों की वजह से वो लोग इमिग्रेशन काउंटर पार कर गए लेकिन बाद में फ़्लाइट कैंसिल हो गई या कोई ऐसी वजूहात हो गई। तो 20,000 करीब ऐसे लोग हैं जो इस वजह से नहीं जा सके, जिनमें कोई FIA या उनके तरफ कोई ऐसा लाइबिलिटी नहीं थी, उनके ऊपर कैंसर लिख दिया जाता है, लेकिन चूंकि उन्होंने FIA का एक इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस कर लिया होता है बोर्डिंग के लिए, तो लिहाजा हमारी एक टेक्निकल कैटेगरी में उनको एक इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। कोई उनके वीजे पे, पासपोर्ट पे कोई इसकी एप्लीकेशन नहीं होती। जैसा जनवरी में इस साल स्मॉग थी, फॉग थी, लोग इमिग्रेशन काउंटर के बोर्डिंग लाउंज में चले गए और फ्लाइट जब वो कैंसिल होगी, तो लिहाजा उनको जब वापसी हम करते हैं तो एक डिस्पोजल डाला जाता है कि उन्होंने बाहर फ्लाई नहीं किया। अब हम आते हैं उन बाकी, यानी ये कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, उतनी की खतरनाक बात है कि जी जितना फ्लाइट कैंसिल होना है, ऐसा ही है। देखिए, इसमें मैं अगली कैटेगरी पे आना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अगली कैटेगरी उन लोगों की है जो मुख्तलिफ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की बुनियादों पे या अपने जायज डॉक्यूमेंट के साथ साथ जायज पर्पस ना होने की बुनियाद। अब इस बात पे आप मेरे से डिबेट कर सकते हैं, जिसको मैं लेजिटिमेट रीजंस टू ट्रैवल कहता हूं, जो मैं अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो कि उनके पास नहीं होती। और वो लेजिटिमेट रीजन कैसे पता लगती हैं हमें? हमारे तकरीबन इसी साल जहां मैंने एक फिगर दिया, आपको दूसरा फिगर देता हूं, 55,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो हमारी तरफ से फ्लाई करके बाहर के मुल्कों में चले गए, लेकिन बाहर के मुल्कों में या उनको एंट्री डिनाई कर दी गई या फिर किसी किस्म के उनके
चीज़ें बाद में लेटर ऑन एक्सपायर होने की वजह से उनको वहाँ से डिपोर्ट करके हमारे मुल्क वापस भेज दिया गया। अब जो 35,000 लोग, जो 55,000 लोग जो डिपोर्ट होके आए, इन सब की एक साथ में लायबिलिटी भी हम कैरी करते हैं। इन सब की लायबिलिटी से हम हमारे ग्रीन पासपोर्ट भी कैरी करता है। तो लिहाजा आप देखें कि आप किसी एक मुल्क का वीज़ा लेते हैं ट्रैवलिंग के लिए, वहाँ पे सैरो सेहत के लिए, एक तो आपका लेजिटमेट ये हो गया कि आप पर डॉक्यूमेंट हैं, आपने विजिट के लिए पर्पस आपने जा रहे हैं, आप सैर करना चाहते हैं। अब वो मुल्क नहीं चाहता कि उस मुल्क में आप उस ड्यूरेशन से ज़्यादा स्टे करें, क्योंकि आपको उसने 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एक सैरो सेहत का वीज़ा दे दिया। अब आती है बात लेजिटमेट पर्पस की। अब जब आप उस मुल्क में लैंड करते हैं, मैं आपकी वसात से लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जब जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में तो वो आपसे होटल बुकिंग मांगते हैं, आपसे उस तरह का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मांगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप टूरिज्म के लिए आए हैं और टूरिज्म वो मुल्क सपोर्ट करना चाहता है तो आप टूरिज्म करें, ना कि वहाँ पे किसी तरह के ह्यूमन स्मगलर्स के माफिया के हाथों में चढ़ के वहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाएं कि आप कहीं पे इलीगली ट्रैवल करें। लेकिन अली भाई, ये सारे मसाइल तो पहले से हम देखते आए हैं ना, ये कोई नए मसले तो नहीं है कि जो जिन्होंने पिछले 6 माह के दौरान सर उठाया हो। तो ये जो ऑफ रोड वाला मसला है, इसने तो इन 2-4 महीनों के दौरान ही ज्यादा हाइप पकड़ी है ना। तो कोई ना कोई तो इन 2-4 महीनों के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से ये शोर मचा है। इन 2-4 महीनों में ये हुआ है कि यूरोपीय यूनियन ने तारीफ की है आपकी कि आपने जो अच्छी किस्म की अपनी इमिग्रेशन रजीम की है, उससे आप अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे हमारे पासपोर्ट की कदर बढ़ी है। इन 2-4 महीनों में और बहुत सारे मालिक ने अप्रिशिएट किया है हमारी इमिग्रेशन रजीम को। इन 2-4 महीनों में हमारा पासपोर्ट जो है वो 110 से 92 पे आ गया है, ग्रीन पासपोर्ट, जिसके बारे में हमारे हुकाम सोचते हैं कि उसको अंडर 50, अंडर 30 आना चाहिए। जब ये स्टेप्स लेने पड़े तो इन्हीं कुछ महीनों में हमने ह्यूमन स्मगलर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। जब मोरतानिया और ग्रीस बोट जैसे इंसिडेंट हुए जिसमें पाकिस्तानियों की जानें गई, हमने ह्यूमन स्मगलर को पकड़ा, हमने उन पर क्रैकडाउन किया। तो इसी वजूहात की बिना पर ऐसे लोगों ने ऐसी कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे जिससे वो हमारी इमिग्रेशन रजीम और हमारी गवर्नमेंट के स्टेप्स को हिट कर सके और कहीं ना कहीं हमारे इस फिल्टर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके या तो ऐसे लोगों को बाहर भेज सकें, या फिर कहीं ना कहीं वो हमारे इदारों के नाम पे ही चीज़ों के पैसे बढ़ा के हमारे नाम पे ही पैसे लेके लोगों को ब्लैकमेल कर सकें। सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दही एरिया से सीधे साधे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मजहबी रसूमात के लिए जाएं। जब उनके फर्स्ट टाइम ही पासपोर्ट के ऊपर ऑफ लोड की स्टैंप लग जाती है तो इसका फर्दर क्या होता है? मतलब 4 दिन पहले एक फैमिली ऐसी डिपोर्ट होके आई है जो कि उम्रा करने गई, पूरी फैमिली गई, वहां उम्रा किया। उस लड़के ने अपने माँ और बहन को वापस पाकिस्तान भेजा और खुद वहां से इलीगल डॉक्यूमेंट बना के कहीं मूव करना चाह रहा था, पकड़ा गया। इसी तरह के एक और वाक़या हमारे सामने पेश आया कि एक आदमी अपनी माँ के साथ उम्रा करने जाता है और एक ट्रांजिट कंट्री में माँ को आगे सऊदी अरब भेज देता है उम्रा के लिए, और खुद वहां से निकलने की कोशिश करता है, वहां के वो काम पकड़ लेते हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, अच्छा फिर लोग बहुत सारी जगहों पे चले जाते हैं इस तरह के मजहबी अपनी रस्मात पूरी करने, लेकिन वहां पे भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग इन मुल्कों ने डिपोर्ट किए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर अब उन मुल्कों के वीजे लेजिटिमेट लेना भी प्रॉब्लम बन गया है, यानी जो एक्चुअल ट्रैवलर है उसके लिए प्रॉब्लम बन गया। अब मैं आता हूँ ऑफलोडिंग की स्टैंप के ऊपर, जिसका बार बार लोगों में कंसर्न है कि पता नहीं ये स्टैंप लग जाएगी तो क्या होगा। अक्सर आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे उसके पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे फोटो के ऊपर ऑफलोडिंग की रेड स्टैंप दिखाई जाती है, जो कि ऐसा है ही नहीं। उस पेज पे तो स्टैंप लगी नहीं सकती। सो मकसद कहने का ये है आपसे, पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है? जी लगती है बिल्कुल। जो बंदा डॉक्यूमेंट पूरे ना होने या डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से होता है उस पर एक एविडेंस लगाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पासपोर्ट पे स्टैंप ना लगाएं, वैसे उसको भेज देंगे इस चीज का बंदे तो स्टैंप ला कुछ ऐसा लेटर जारी कर दिया जाए, कंप्यूटर में आपके पास रिकॉर्ड हो, तो उसका पासपोर्ट खराब होने से बचा हो सकता है वो कोई मामूली वजह की बुनियाद पे आपने उसको। देखिए पहली बात तो ये है कि ये सर आपको यकीन होता है कि ये बंदा जो है ऑफलोड इसलिए लगाते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं किसी और मुल्क जाना चाह रहा है? इसमें 2-4 वजूहात हैं, इसको देखने की जरूरत है। पहली बात तो है कि आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है सबसे सेक्रेट वो पासपोर्ट है आपका। अब वो खुदा ना खासा कोई बंदा ऐसा जो किसी वजह से हमारे इस साल तकरीबन 250 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि फौज डॉक्यूमेंट पे बाहर जाना चाह रहे थे, हमने इंटरसेप्ट किया, उनको रोक लिया। अगर वो चले जाते हैं मुल्क की बदनामी कितनी होती। अब आते हैं कि वो मोहर कहाँ लगनी चाहिए। देखिए पासपोर्ट आपका वो स्टैंप है, बाहर के मुल्कों में आप जब गाड़ी गलत चलाते हैं या आपका चलान होता है तो आपके लाइसेंस के ऊपर वो पंचिंग कर देते हैं। वहां तो कोई हाथ खड़ा करके नहीं कहता कि आपने मेरी शनाख्त मेरे लाइसेंस के ऊपर कर दी। पासपोर्ट के ऊपर चीज लगना इसलिए जरूरी है कि ये आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेशन है, जिसको खुदा ना खास्ता आप लाहौर एयरपोर्ट से आप किसी वजूहात से आपको रोका गया, आप वही ट्राई कहीं और उसको फोर्स करके ना कर सके, तो वो उसके लिए वो एक सर्टिफिकेट यहाँ पे होता है और डिजिटली भी उसको सिस्टम एंटर किया जाता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं तो इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, नुकसान नहीं है जो आपको दोबारा ट्रैवल करने से रोकेगा आपको। अच्छा, मसला ये है कि लोगों का जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है
कि ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है कि इलीगल यहाँ से कोई भी चीज़ है, अगर पेपर्स आपके कम है, कोई सुकम है, कोई भी है, वो यहीं पे होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये एफआई के जो जितने काउंटर पार होने के बाद जब वो जहाज़ में बैठ जाता है तब एफआई को याद आता है। एक बहुत बड़ा सवाल मेरा इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या अली भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब किसी शख्स का वीज़ा लग जाता है तो वो अगले ही दिन एफआईए के ऑफिस से या किसी काउंटर पे पहुंच जाए वीज़ा लगने के फ़ौरन बाद और बता दे कि जी आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स पहले अप्रूव करवा ले, कोई उसको परवाना मिल जाए सफ़र करने का वीज़े के अलावा भी कि ये एफआईए का परवाना है, एफआईए ने अपनी तसल्ली कर ली, हाँ क्लियर कर ताकि उसकी पैकिंग बच जाए। हाँ पैकिंग बच जाए, एयरपोर्ट पे जो जिल्लत उठानी पड़ती है और वो जो मुंह छुपा के आता है वो ना हो। और रिश्तेदारों में बदनामी अलग से होती है। अगर सवाल पूछने वाले तीन और जवाब देने वाला एक हो तो डेफिनेटली बहुत तवज्जो करनी पड़ती है। लेकिन हमें उस बात पे शर्म आती है ना कि बंदा घर वापस आया तो कोई बैग पड़े हुआ है, घर वालों को खुश होना चाहिए, जो घरों बैग ले गया वही वापस ले आ गया। घर वालों को खुश होना चाहिए क्योंकि आपका प्रोग्राम तंज़ मज़ाक पे बेस करता है, सब मेरी बहुत सारी बातों को दिल पे ना लिया जाए। तो मैं भी आपके साथ मिलते हुए इस मौजू को हंसी मजाक में लेकर चलना चाहूंगा, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपको, फिर बाद में डायरेक्ट आ जाएंगे मेरे पे। हम भी आपको तंग नहीं करेंगे वरना आप हमें बहुत तंग करेंगे। चलिए कुछ फायदा तो है इस सारी कैंपेन का, कम से कम आपके सामने महफूज हूं मैं। एक मैं बताना चाहूंगा आपको कि जहाज से किसी को नहीं उतारा जाता। कभी कभी हमारे पास ऐसे वाकयात होते हैं क्योंकि जहाज से उतारने की आपने एक सवाल किया, मेरी ऑनेस्टी ऑफ द प्रोफेशन ये बनती है कि मैं आपको एक चीज बताऊं सामने बैठा हूं। बाज़ औक़ात किसी वजह से पैसेंजर्स के रश की वजह से पैसेंजर्स बात का, क्योंकि पता है आपको एयरपोर्ट की एक्सटेंशन है, मामलात हो रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट की हद तक खास तक, तो ऐसा आदमी चला जाता है जिस पे पास जो जायज होता है इमिग्रेशन की स्टैंप नहीं लगी होती, तो सिर्फ उससे रिक्वेस्ट करके वहां पे उसको सिर्फ वहां तक लाके स्टैंप लगाई जाती है और इस फ्लाइट को क्लियर किया जाता है। नाज़रीन, मोहम्मद अली ज़िया साहब की मालूमात अफजा बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा अली भाई, एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी बहुत सुना गया है कि जो ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी होता है वो इमिग्रेशन नहीं कर रहा होता, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। क्यों, कब, कहाँ, तो पहले बेचारा वीज़ा ऑफिसर जो है जिस मुल्क ने वीज़ा दिया उससे गुजर के आता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन से उसको एन 11th आवर एक और इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ता है। और एक आपने देखी होगी कि एक वो सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल है जिसमें एक ऑफिसर जो है वो बाकायदा तहक्कुमाना अंदाज में, नहीं किथे, क्यों, इधर आओ, तुम चलो, तुम पीछे, तुम आगे, कहाँ जाना है, क्यों 2 दफ़ा। वो वाकई बहुत अजीब सी लग रहा है। अगर वो फेक नहीं है, ओरिजिनल है, आपका एफआईए का ऑफिसर है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तो बेखकनी करनी चाहिए कि कम से कम उसका एटीट्यूड जो है वो वैसे ही बंदा मेरे जैसा उकाड़ा से आया हुआ पेंडू हो तो वैसे ही घबराया हुआ होता है कि यार मैं कितने आ गए। वैसे तो काड़ा पेंड रह नहीं गया जी, माशाल्लाह काफी तरक्की कर गए, लेकिन स्टिल मुझे बहुत अच्छे लगे हैं इस वक्त। पहले आप देखिए आपके 3-4 सवालों को तो मैंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दे दिया। अब उसमें ये है कि नहीं, ये तो अब वो हो गया ना कि तू मैंने सोना कही मैं तेन कही जाऊँ। अभी तक मैंने कहा है उनको, उन्होंने मुझे नहीं कहा। बहावलपुर भी बहुत खूबसूरत है। आगाज भी बहावलपुर और उकाड़ा, हम तो बस ऐसे ही हैं ना। जैसे इस तरह से है कि एक बात तो ये कि आखिरी इंटरव्यू नहीं है, इसके बाद यकीन जानिए उसने एक इंटरव्यू उस मुल्क में उतर के भी देना है जहां इमिग्रेशन का अमला उसको इन करेगा। हम यकीन कीजिए कि इस सोशल मीडिया के एक आधी फुटेज से हटकर मे बी हम उससे वो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो उससे वहां पूछे जाने हैं। मसलन मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जी। आप अगर सैर के लिए जा रहे हैं तो इमिग्रेशन वाला पूछेगा आपसे कि आपकी होटल बुकिंग है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं है तो आप किसके पास ठहरे हैं, आप कितने पैसे कैरी कर रहे हैं, अगर पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं, अगर आप काम के लिए जा रहे हैं तो जिस कंपनी के पास जा रहे हैं वो कंपनी क्या काम करती है, कहाँ जा रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो क्या आपको ड्राइविंग गाड़ी चलानी आती है, लाइसेंस है। इस बात पे बहुत जो है वो लेदे हुई मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। तो ये वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपसे यहां नहीं पूछे जाने, दूसरे मुल्कों की इमिग्रेशन रजीम जो है वो हमारे पास आप आइए, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोगों को या हमारे पास जो डिपोर्टीज आते हैं बहुत सारे लोगों को वैलिड डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे भी डिपोर्ट किया जाता है। मैं आपको एक और ट्रेंड बता देता हूं मैं आपको। एक ऐसा मुल्क है जहां पे आजकल एजुकेशन के वीजास बहुत सारे मिल रहे हैं। हमारे कई बच्चे $6,000 की फीस जमा कराने के बाद भी वहां से उस मुल्क की एंट्री पे उस मुल्क ने डिपोर्ट कर दिया, उनको एंटर नहीं होने दिया। वजह
यहाँ पे मैट्रिक किया, एफए किया, 6-6 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई है वहाँ पे छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, यानी ये प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में नहीं है। हमने कहीं अपने आप को बहुत डाउनग्रेड किया, बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है अपनी एसओपीज के हिसाब से। वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे ऐसे पेपर बेस्ड कॉलेजेस हैं जो इनको एजुकेशन की स्टडी वीजा भेजते हैं। जब वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं तो वो इनको एंट्री नहीं देते। इनको पता होता है कि यहाँ पे या तो यूनिवर्सिटी है नहीं, यहाँ या इनको ह्यूमन स्मगलर फंसा के लाए और यहाँ से इनको मुख्तलिफ रूट से डंकी लगा के कहीं और लेके जाना है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि जी जो भी बाहर जाना चाहते हैं उनके पास पासपोर्ट के बाद कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो पूरी होनी चाहिए? कौन कौन से ऐसे बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर आप एयरपोर्ट तशरीफ ना लाएं? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेट्स से अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपके पास ओवरसीज जो प्रोटेक्टर्स हमारा इमिग्रेशन है, जी हाँ, उसके प्रोटेक्टर ऑफिस की स्टैंप होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है अगर आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जरिए जा रहे हो तो उनका लाइसेंस नंबर आपके प्रोटेक्टर पे लगा होता है, वो होना चाहिए। अगर आपने जॉब खुद प्रिक्योर की है तो आप अश्योर होना चाहिए आपका प्रोटेक्टरेट भी लगा हुआ है और वो जॉब वहां पे एग्जिस्ट भी करती है। इसके बाद अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो जिस होटल में ठहर रहे हैं उसका आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं जितने पैसे आपके पास टूरिज्म पे खर्चा करने के लिए होने चाहिए वो होने चाहिए। अगर कोई और वहां आपके रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एड्रेस और उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास उस मुल्क की सारी रिक्वायरमेंट के अलावा इधर भी आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। हमारे पास ये केसेस सामने आए कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग चले जाते थे, 3-3 महीने का उम्र का वीज़ा लगाया और दूसरी तीसरी बार जा रहे होते थे और वहाँ से फिर ऐसे लोग पकड़े गए जिनको भिखारी समझ के नहीं, वो मांग रहे थे, फिर वापस उनको डिपोर्ट किया गया। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। बाकी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस ऑन स्लॉट में हमने एक अपना इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया जिसका हमारा नंबर है और जिस पे डेली बेसिस पे सैकड़ों कॉलें आ रही हैं। लोगों को ब्रीफ किया जाता है उसकी बेस पे पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। जो मैंने पहले सवाल किया था कि अगर वीज़ा लगने के फौरन बाद अगर कोई चाहता है तो आप उसकी तसल्ली करवा सकते हैं कि ये लो यार, इसके बाद तुम्हें एयरपोर्ट पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। सर 100% हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क पे सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। जेट इमिग्रेशन हुकाम की एक जो फाइनल फिल्टर वहाँ पे चेकिंग है वहाँ पे, क्योंकि अक्सर लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं तो कहते हैं बस ठीक है हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जो आप चीज़ें बता रहे हैं जेन्युइन है हमारे पास, सो वी हैव नो फियर, इन फैक्ट वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये भी है कि जैसे हमारी जो कौम का अलमिया है कि वो जो आपका जो क्लियरेंस डेस्क जिसके मैं बात कर रहा हूँ या जो सजेस्ट कर रहा हूँ उस पर किसी और को क्लियरेंस मिल जाए और एयरपोर्ट पर कोई और चला जाए, ये भी हो सकता है। आप बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैंने भी आपके सामने बात करते हुए पूरी जो है ना वो डिप्लोमेसी का सहारा लिया। मैंने भी जो है आपको किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट की तरह पूरी एक्सट्रीम बात मैंने आपको नहीं की, मैंने आपको इफ्स एंड बट्स रखे हैं उसमें। इफ्स एंड बट्स बेसिकली इसलिए हैं कि हमें अब इफ्स एंड बट्स का सामना करना पड़ता है। कहीं हम ऐसी चीज ना बना बैठे जो लोगों को वेलफेयर देते देते भी कहीं उसका मैसेज गलत ना चला जाए। तो लिहाजा दिस इज एन इंफॉर्मेशन डेस्क जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। ये एक इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रॉब्लम है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी शिकायत है। जब भी वो शिकायतनामा आता, एक तो उनके घरों पे कब्जे हो जाते हैं, दूसरा जो बड़ा मसला है वो है कि एयरपोर्ट पे उनसे तौहीन-आमेज सलूक किया जाता है। अच्छा, उसमें अभी लास्ट वीक हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के सरबराह जो हैं सैयद कमर रजा साहब, वो आए हुए थे। वो कहते हैं कि जी अब सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, अब उतनी नहीं है दोनों हवालों से कि जी वहाँ पे कोई हत्या-आमेज सलूक किया जाता है। इस हवाले से आपने कोई कुछ किया है कि यार पाकिस्तानी भरा ने यार बस करो यार, डॉलर पाउंड नज़र आते हैं सारे। अब ये बात तो तस्लीम करनी पड़ती है ना कि जी है कहते ना कहते खराबी। जैसे मैंने पहले बताया आपको, हमारे माहौल में शाइस्तगी को बड़ी वक़्त दी जाती है कि जो लोग आ रहे हैं वो वक़्त दी जाने लगी है, आप ये क्लेम कर रहे हैं? सर दी जाती भी है और दी जाने लगी है, तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कभी भी मैं समझता हूं कि सिस्टम में परफेक्शन तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आती जब तक अपने आप को आप परफेक्ट समझते हो। गलतियां हैं हम में, होंगी, पब्लिक डीलिंग है, ह्यू एंड क्राई, ताली दो हाथ से भी बचती है बात। हो सकता है हमारा हाथ ज्यादा ऊपर हो, ज्यादा जोर वाला हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नरमी दूसरे हाथ से भी दिखाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो हमारा जस्टिफिकेशन नहीं है रूड होने की, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड, वी आर द मैन इन यूनिफॉर्म जिनको ट्रेन किया गया है कि कहीं ऊपर नीचे बात भी हो तो हमने सब्र करना है, हमने जब्त करना है, हमने रिस्ट्रेन दिखानी है। तो कहीं ना कहीं मेरा एक काउंटर ऑपरेटर दिन में एक शिफ्ट में तकरीबन 350 से लेकर 600 लोगों की इमिग्रेशन करता है। अच्छा, सो आप देखें कहीं ना कहीं गैर दानिस्ता गलती हो सकती है, लेकिन हम उसका तदारक करते हैं और जहां होगी आगे बढ़ के ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे, उसमें बेहतरी भी लाएंगे हम। आपने अभी नई जिम्मेदारियां मेरा ख्याल संभाली हैं लाहौर में आके,
तो एज डायरेक्टर FIA, तो ये बताएं कि आपको आते ही जो बाकी मामलात हैं FIA के, जैसे ये इलीगल इमिग्रेशन है और दीगर मामलात हैं, साइबर क्राइम जो दूसरा है पैसों के हवाले से, सबा इजी लोड वाली, ये एक मुसीबत बनी हुई है। लेकिन आप आते ही दो बड़े मामलात में फंस गए, एक ये सोशल मीडिया के पीछे और दूसरा ये जो ऑफलोड वाला चक्कर है। इनमें ज़्यादा आप पेनिट्रेट करना पड़ा है आपको, ऐसा नहीं है कि बाकी मामलात ओवर नज़रअंदाज हो गए? ऐसा नहीं है। इस तरह है कि आप जब घर में भी आप जाते हैं तो आप फैमिली के हर मेंबर के लिए डिफरेंट टाइम रखते हैं। एक मेरा ख्याल है घर में भी कामयाब इंसान वो है जो फैमिली के हर मेंबर को थोड़ा थोड़ा वक्त दे सके और अपने आप को भी दे सके एट द एंड ऑफ द डे। सो इसी तरह जो बाकी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं वो, और उसमें लाजिम बात है कि मेरे लिए फ़ायदा ये ज़रूर है कि इट्स बिन 5 months हियर जो मैं इस जगह पे आया हूँ। सो आपको जब इस तरह के चैलेंजेस आते ही आ जाते हैं तो ये लर्निंग भी बहुत करवाते हैं आपके। ये एक फास्ट ट्रैक लर्निंग हो जाती है। हो सकता है कि जिन चीज़ों को सीखने में साल लगता मुझे, इस सो कॉल्ड सोशल मीडिया ऑनस्लॉट की वजह से मुझे चंद दिनों में बातें समझ आई, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में समझ आई। और आप देखें कि हम अकाउंटेबल हैं। आपके शो पे, इससे पहले बहुत सारे शोज पे मैंने पेश किया अपने आप को। हमारे मिनिस्टर, हमारे DG ने मुख्तलिफ जगहों पे पेश किया अपने आप को, लोगों के सामने लाए हम अपने आप को कि आप सवाल पूछें हमसे। सही। इसका मकसद ये कि आप 2 तल्ख बातें मुझसे बिलाशुबा कीजिए, 4 तल्ख कमेंट बेशक उसके नीचे लोग लिखें, बट मेरी इन बातों से अगर एक आदमी भी ह्यूमन स्मगलर के झांसे फंसने से बच जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी कामयाबी है। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूँ, वहाँ पे सेमिनार्स कर रहा हूँ। आप देखिए कितनी लिमिटेड ऑडियंस होती है, 250-300 बच्चों को एड्रेस करता हूँ, वो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, पता नहीं उनमें से कितने % ने इस तरफ जाना होता है। आपका प्रोग्राम हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग देखेंगे, दही इलाकों में देखेंगे, पढ़े लिखे बच्चे देखेंगे। सो आप सोचिए कि इस सारी क्रिटिसिज्म को लेने के बाद भी अगर मैं चंद लोगों को ये कह सकता हूँ कि खुदारा आप ह्यूमन स्मगलर और ऐसे सो कॉल्ड फेक ट्रैवल एजेंट से बचिए। डेली मेरे दफ्तर में ऐसे दर्जनों लोग आते हैं जिनके साथ ये हाथ हुआ होता है। आप बचें उनसे। आप बाहर जाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को आप हासिल करना चाहते हैं, तरीके हैं उसके, आप नहीं जानते, हमारे पास आइए। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सीरियस बातें शुरू हो गई हैं, तो सुहाना के सवाल की तरफ आते हैं। सुहाना का सवाल नॉन सीरियस है, मज़ाही है? नहीं, जरा लाइटर है ना, मूड अच्छा होने टॉपिक भी वाला। आपने सीरियस किया, आप और टॉपिक चूज करते इसी टॉपिक पे बात करना चाहते थे, लेकिन आपने विकी साहब को साथ बिठाए हुए, आप मजाक पे भी नहीं आ सकते। वो भी आप नहीं, आप बात इतनी संजीदा कर रहे हैं। हाँ, नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की संजीदा ज़रूरत है। बात भी बहुत ज़रूरी थी। सुहाना का सवाल, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, आप अपने प्रोफेशनल तजर्बे की रोशनी में बताएं कि पाकिस्तानियों में बाहर जाने का इतना जुनून क्यों पाया जाता है। इसमें हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहली ऑप्शन ये है, मुल्की हालात। ऑप्शन नंबर 2, गोरी नाल व्याह कराना है। ऑप्शन नंबर 3, महबूबा के घर वाले मान जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, शरीका नु साड़ना है। आई थिंक आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 4। ओके, शरीका अनुसारना। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। हाँ मेरी है। देखिए असल में हो तो यही रहा है। हाँ। जो बाकी बातें आपने की वो शरीकों को साड़ने के बाद एज अ बाय प्रोडक्ट वो गारंटेड समझते हैं। अब बात जिस तरह अभी विकी साहब ने भी की है कि वहाँ पे गाड़ी जिसकी भी वो फोटो अगर आपकी आ गई है तो घर वाले तहकीक नहीं करेंगे, वो फिर किसी और ऐसे एजेंट के चंगल में फंस जाएंगे जो वहाँ तक डंकी लगा के पहुँचा सकता है। अच्छा अली भाई, अब नटशेल बताएं कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या नसीहत है कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल का ना सामना करना पड़े उनको। नटशेल ये है कि जो तो ट्रेवल कर रहे हैं, काइंडली आप वहम का शिकार ना हो और दाएं बाएं कॉल्स मत कीजिए कि जी हमें ऑफलोड कर दिया जाएगा। नंबर 2, जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर हैं, ध्यान ना पाओ, नहीं करना तो उन्होंने कर देना। वरना बड़ी शर्मिंदगी ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। वैसे बात तो ठीक की आपने। और दूसरा ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रेवलर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी, पहली बात तो ये कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लगवाते हैं, वर्क परमिट है, आपका विजिट वीज़ा है, तो काइंडली आप ह्यूमन स्मगलर के हाथों में ना फंसिए, उनके सुनहरे ख्वाबों में ना आइए। वो जो आपसे कहते हैं कि हम आपको फेजेस में फाइनली किसी एक्स यूरोपियन कंट्री तक ले जाएंगे, काइंडली इसमें ना फंसिए। आप अपने लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स एंड लेजिटिमेट पर्पस ऑफ ट्रैवल के साथ आप आएँ, इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी आपके साथ। आप ट्रैवल कीजिए, बेधड़क ट्रैवल कीजिए। FIA इमिग्रेशन आपकी मावनत के लिए है, आपकी मावनत साथ साथ हमारा काम है कि हमने इस ग्रीन पासपोर्ट की कदर मंज़लत के लिए अपना किरदार अदा करना है। और ये ग्रीन पासपोर्ट जब इसकी
इज्जत होगी तो हम सबकी इज्जत होगी बिल्कुल ऐसा। और हम सब मुंसलिक किसके साथ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मेरे वहम से मेरे गुमान तक ये मरहला वफा का था, मेरी तलब से मेरे नसीब तक ये मामला खुदा का था। वाह, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और देखते हैं कि आज वो हमारी महफिल में कैसे कैसे रंग बिखेरने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मेरा नाम शीज़ा है। मेरा नाम पिज़्ज़ा है। जी शिज़ा, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। इरशाद। शाखें रहेंगी तो फूल भी आएंगे और पत्ते भी, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। वाह जी, इंशाअल्लाह, वाह। बहुत अच्छे जी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सर, हमारी महफिल में एक बच्ची मौजूद है जिनका दावा है कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, अच्छा, और वो यहाँ पे आपके स्टेज पे अपना परफॉर्म करेंगे। जी परफॉर्म करके दिखाना चाह रही हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अतीका हुसैन है और मैं एक्टिंग और मॉडलिंग कर रही हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए भी एक छोटा सा क्लिप लेके आई हूँ, एक्ट करके दिखाऊंगी आप जी, सबको। बताएं। क्या सिचुएशन क्या है, क्या कर रही हैं? उसमें यह है कि जो आजकल के हस्बैंड हैं सख्त मिजाज के, मारते हैं जो बीवियों को, उन पे है। कहाँ पाए जाते हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। सख्त मिजाज के हस्बैंड और पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। अच्छा, मम्मा, शौहर अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। अगर आप मार्केट जाएंगी और एक हेयर ब्रश खरीद कर लाएंगी मेरे लिए, तो क्या वो आप खराब लेके आएंगी? नहीं ना। तो शौहर भी अच्छे ही होते हैं, खराब नहीं होते। शौहर ऐसे नहीं होते कि बीवी को मारे, उस पर हाथ उठाए, गालियां दे। ऐसे शौहर नहीं होते। शौहर बहुत अच्छे होते हैं। और आप सभी तो कहते हैं, बल्कि नहीं, ये हकीकत है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो कोई कैसे अपना लिबास गंदा कर सकता है? इस इंसान ने मुझे गंदा किया, मेरे किरदार पे इसने कीचड़ उछाला, तो आप चाहती हैं कि मैं इस इंसान के साथ जिंदगी गुजारूं? नहीं। आप मेरी तरफ एक बार देखें तो सही, क्या आपने अपनी बेटी ऐसी ही दी थी इस शख्स को? नहीं ना। इसने ये हालत कर दी मेरी, और आप चाहती है कि मैं इसके साथ रहूं? नहीं मामा, नहीं, बहुत हो गया, मैंने बहुत कंप्रोमाइज कर लिया आपसे, बस। सारन रुआन नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक्चुअली में ये मेरा ड्रामा आ रहा है और ये बहुत उसी का अच्छा स्क्रिप्ट है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बेटा आपको शौहर की मिसाल देने के लिए कंगा ही मिला था। और फिर आप अपनी माँ से ये भी कह रही हैं कि आप मेरे लिए शौहर कहाँ से खरीद के लाएंगे? खरीद के। जब खरीदेंगी शौहर तो फिर तो वो ऐसे ही करेगा ना। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सी सब्जी है जिसके नाम के पहले 2 हरूफ काट दे तो अंग्रेजी का एक अल्फाबेट बन जाता है? इंग्लिश अल्फाबेट ज़हन में ले हैं, उसके साथ को 2 लफ्ज लगा दें, सब्जी ज़हन में आ जाएगी। अरबी। अरबी? पहले तो अरबी कोई सब्जी नहीं है, अरबी। लेकिन जो आप कह रही हैं ना वो ठीक वो है, ठीक जवाब है। आपने ठीक दे दिया है और अपने तई उसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। अरबी अगर कहा जाए तो अर काट दें तो बी बनता है, बी इंग्लिश का, लेकिन अरबी नहीं है, ये अरवी होता है, अरवी। अर काट दिया जाए 2 हरूफ तो वी बचता है। ठीक है, तो आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं हम। बिल्कुल। वैसे आपस की बात है, ये अरबी मेरा भी आज ही दुरुस्त हुआ है। मैंने भी अपनी नानी दादी से अरबी सुना हुआ था। नहीं, पढ़े लिखे घरों में अरबी कहते हैं। सर, हमारी महफिल में एक नन्ना मुन्ना सा शायर भी मौजूद है। अच्छा जी, जी, जिनका नाम है फैजान जी। आओ पीछे नजर आ रहे हैं जी। फैजान बेटा सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोड़कर किसी की वफा की आस, छोड़कर किसी की वफा की आस, ऐ जिंदगी जो रूठ सकते हैं वो भूल भी सकते हैं। मैंने कहा कुछ टॉफियों दूध के बारे में शेर कहेंगे आप यार। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमन है और मेरा मोहम्मद अली ज़िया साहिब से एक सवाल है कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ के रवैये के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का ऑफिशियल तरीका क्या है? देखिए, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा UN नंबर है 1991, और इसके अलावा आप मेरा अपना डायरेक्टर FIA का ऑफिस है, और हर डायरेक्टर का ऑफिस जो है वो शहर में
किसी जगह पे होता है जहाँ पे इजीली पूछा जा सकता है, वहाँ आप आइए। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, ऑनलाइन भी आती हैं हमारे ईमेल के ज़रिए, हमारी हेल्पलाइन पे भी आती हैं और लोग फिजिकली भी आते हैं। और हमारा एक प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग का हमारा एक प्रॉपर हमारे अंदर यूनिट है जो प्रॉपर इन शिकायत के ऊपर इंक्वायरी करता है, उसका तदारक किया जाता है उसका। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। अलिशबा है और मैं आपको एक पोइट्री सुनाना चाहूँगी। जी। इरशाद। किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, हाँ। मैं आप वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा। वाह वाह। कि किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, मैं आप वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा। रुखसार का पता नहीं आंखें तो खूब हैं, रुखसार का पता नहीं आंखें तो खूब हैं, दीदार अभी नकाब से आगे नहीं बढ़ा। वाह वाह बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वसीम है और मेरा सवाल जरेद साहब से है। जी भाई। ये जो शादी में लोग पहले आए होते हैं, बहुत पहले, ये शर्मिंदा शर्मिंदा क्यों फील करते हैं? यार ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे माशरे का अलमिया है। हाँ। वो वाकई जो पहले आ जाते हैं वो शर्मिंदा शर्मिंदा, वो लोग उसको समझ रहे होते हैं ये वेला है जो पहले आगे बैठ गए, और जो सबसे आखिर में आता है ना उसको बड़ी इज्जत देते हैं हम लोग। वो कहते हैं जी बड़ी मेहरबानी, तुझे अपनी मसरूफियात से टाइम कटे, हालांकि उस तो बड़ा वेला होता लेकिन ये हंसने वाली बात है, वाकई ये शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन बहरहाल ये हमारे माशरे में होता है, जो पहले आ जाता है वो जितना मर्जी मसरूफ़ हो लोग उसको वेला ही समझते हैं, इसलिए हम पहले जाने से गुरेज करते हैं, बाद में जाते हैं ताकि VVIP लगें ज़रा हम। फिर हमारी महफिल में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के सिंगर मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन उर्फ मंगल खान। अच्छा। और ये सराय की सिंगर है। अच्छा। मुल्तान से इनका ताल्लुक है। जी जी। क्या सुना रहे हैं आप हमें? साढ़े फैक्ट्रियां दा डोड़ा माया चलता जनाब। जी जी। तारे होठ गुलाब दे फुल वांगू, तेरे नैन शराब दे जाम, तेरे अबरूती तू घाट कोई नहीं, रुखसा तेरे गुल्फा में, तेरे हुसन जमाल तू चनमाई, जा जाते चर्चे आमिन, एक मैं कई मकबूल शदे, तेरे प्यार च थाए कतला में, बदका पंज वडियन साल तू बाद आया, उए पंज दियां पंज वडियन, बदला च चन वेंदा है, चिट्टा कूड़ोंदा है, बेली गैरां दी मन वेंदा है, छले निशानी वाले मोड़ी दे, चंगे जाना सानू छोड़ दे, छोड़ दे, चंगे जाना सानू छोड़ दे। असा नया सु तेरे कोल वे, दिला दई वड्डा गोल वे, असा नया सु तेरे कोल वे, वड्डा गोल वे, सांझा रखी बानल जोड़ी दे, चंगे जाना सानू छोड़ दे, छोड़ दे, चंगे जाना सानू छोड़ दे। निकलना नारा गए पातरू जहाल पवया, मैं समझया यार आ गए, लाइया ताया सिरफ यारियां, दिल भुलायो गल्लां सारियां, नेकी चंगाई साडी, नेकी चंगाई साडी लोड़ी दे, चंगे जाना सानू छोड़ दे, छोड़ दे, चंगे जाना सानू छोड़ दे। बागां विच फुल कोई ना
अल्लाह मेरा जान दे साडे चैनल दा मुल कोई ना अल्लाह मेरा जान दे ओ साडे चैनल दा मुल कोई ना लाइया टाया सिर्फ यारियां दिल भुलायो गल्लां सारियां नेकी चंगाई सारी लोरी दे चंगे जाना सानू छोड़ दे चंगे जाना सानू छोड़ दे सुक गई है पत्ता नहीं जिंदगी दा केड़े मोड़ ते मुक गई है असा नया सु तेरे कोल वे दिला दई वड्डा गोल वे साझा रखी बनल जोड़ी दे चंगे जाना सानू छोड़ दे चंगे जाना सानू छोड़ दे दिन एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे। तहजीब भाई, पिछले दिनों आप दुबई मुशायरा पढ़ने गए, लोग बताते हैं कि आपने तो पूरे का पूरा मुशायरा ही लूट लिया। जुनैद भाई, मुझे इस बात पे दाद दें कि मैं बगैर पिस्तौल के मुशायरा लूट के आया। आपने कैसे बगैर गन के मुशायरा लूटा? ऐसे मैंने कहा जो कुछ है निकाल दो। पहले तो ना मुझे निकाला, फिर मैंने गुस्से में एक फायर भी किया, टशियां वो मुंह से था, फिर पकड़ा गया। भाई शेर पढ़ के मुशायरा लूटा, और कैसे। अच्छा, लेकिन नई बात ये थी कि जुनैद भाई इस बार मैंने शायरी से ज्यादा जुगतों के बलबूते पे दाद समेटी। अच्छा, वो कैसे? मैंने जाते ही सदर महफिल को कहा कि बड़ा तोड़ा बुजुर्ग पेठेर का मुंह है, हाय। अच्छा, जुगत पे हंसी नहीं आई, हाय पे हंसी आई है। सब पूरे हॉल के अंदर हाय सब शुरू हो गए, और मेरा ये हाय ऐसा फैला जैसे कोरोना फैलता। बहरहाल शेख ने भी सुना, वो मुझसे बड़े मुतासर हुए। अच्छा। मैंने एक दाद अरबी में भी शेर वहाँ कहे। अच्छा, हमें भी इनायत करे, फिर हमें क्यों महरूम रखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल। उसके चंद अशार हैं। अगर आपको अच्छी अरबी शायरी सुनाएंगे तो विकी साहब तो अरबी रक्स भी पेश कर देंगे। बहुत जबरदस्त। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਕਸ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰਾ ਰਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। विकी भाई, सर पे तलवार रखेंगे तब मजा आएगा। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਇਹ ਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ इधर उधर हो गया ना, एप्पल ते कटिया खैर है। बहरहाल अरबी शेर आपको सुनाता हूँ कि या रफीक फी अल हाल में अलकासिबू, या रफीक फी अल हाल में अलकासिबू अंत सय्यारा अल पाकिस्तानी। यही सवाल मुझसे अरबी ने भी पूछा। मुझसे पूछता है इसका मतलब क्या है? मैंने कहा अना मारिफ, अना मारिफ, अना हाफी। बोलता है अना हाफी, दे दे माफी, यही है काफी। वो कोई मेरे ख्याल से कसूर के करीब का कोई गांव है, वहां का शेख था, क्योंकि उसके हाथ पे थोड़ा सा साग लगा हुआ। पक्की बात है, वो शेख ही था। हाँ, शेख ही था, मैंने पहचान लिया था उसको। बहरहाल सुहाना जी, आप पे चंद अशार हैं। इरशाद। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ 17 ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਝੂਠੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ 3 ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਭਾ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। मान लेना ही बहादुरी है। बहरहाल आप पे शेर है कि जी इरशाद। मैंने चांद देखा है, मैंने चांद देखा है, चांद पे रहती बुढ़िया है। ऐसा लगता नहीं कि बगैर सेल वाली गुड़िया है। हंसी नहीं आई? चलो शेर समझ के ही दाद दे दो यार। बहरहाल जुनैद सलीम साहब, आप पे भी है कि मुझे लगी थी भूख, मैंने खाई हलीम। जुनैद सलीम, जुनैद सलीम, जुनैद सलीम यार मैं सुनाने, आप बड़े बदज़ौक़ हैं। नहीं, मतलब क्या बनाएंगे आप, क्या जोड़ेंगे? देखे ना, मोती अभी बिखर रहे हैं
ऊपर से गिर रहे हैं, तो उनको जमा करके सुनाना दे। अब वो मोती गिरे आपके हवाले से कि मुझे लगी थी भूख, मैंने खाई हलीम। ये है देश बुक का शो GNN पे, यहाँ का होस्ट है जुनैद सलीम। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। तो देखा जुनैद भाई, वही हुई ना बात जो आप सोच रहे थे। क्या हो गए ना बोर। वैसे विकी भाई, मैंने हिसाब लगाया इस शो के अंदर मेरे लेवल का एक ही बंदा, क्योंकि हमारे दोनों की सोच एक है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने अपने लफ्ज़ों को कोई नए स्टेप भी सिखाया कि नहीं? कोई नेक्स्ट स्टेप? मेरे लफ्ज भी आपकी तरह रक्स करते हुए बाहर आते हैं। मैं जुनैद भाई, एक ताज़ा कलाम आप सब लोगों की नज़र अर्ज किया है कि दिल को अब तुझसे जुदा होकर भी जीना आ गया। क्या बात, मांग कर सिगरेट आए दोस्त मुझे पीना आ गया। इसका मतलब है आपके अपने पल्ले सिर्फ 2 उंगलियां ही नहीं। अच्छा, आप इनको छोड़ें, चलते मुशायरे में हाथ ना दें। बेवफाई जिसकी लाई थी तुझे मेरे करीब, बेवफाई जिसकी लाई थी तुझे मेरे करीब, डेट वाले दिन ही वापस वो कमीना आ गया। और आगे लिखता हूं कि खेस में मोरे और रजाई में थी रुई की कमी, ओए होए, और इन हालात में पो का महीना आ गया। क्या बात है। और जुनैद भाई, अब सुनिए कि बंदे बंदे से कर्ज लेकर बदल डाली है सिम, मुझको इस दुनिया में जीने का करीना आ गया। वाह वाह वाह, आप तो खुद को फील हो गए। बहुत शुक्रिया। और अब इस मुआशरे की जो तल्ख हकीकत है वो बयान करने जा रहा हूँ कि दोस्तों ने खा के रोटी बिल मेरे आगे किया, दोस्तों ने खा के बल्कि ठूंस के रोटी बिल मेरे आगे किया, इतनी सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया। नहीं सी। अच्छा जुनैद भाई, मैं एक चीज दुबई में देख के बड़ा हैरान हुआ। क्या? वो वहाँ के ऊँटों ने गतरा तो पहना हुआ था, लेकिन अरबी नहीं आती थी उनको। अच्छा, मैंने इससे अखज़ किया है मोहब्बत की एक ही ज़बान है कि देखें ऊँट को भी नहीं आती ज़बान। वैसे आप तसव्वुर करें कि एक ऊँट ऊँटनी को आई लव यू कैसे बोलता होगा। अच्छा, गर्दन उधर घुमाते घुमाते 2 दिन तो लग जाते होंगे, ऊँटनी दूसरे को बोल देती हो आई लव यू टू। वैसे सुहाना जी, मैंने ऊँट की रेस में भी हिस्सा लिया था। अच्छा, ऊँट के ऊपर बैठ के कैसा लगा आपको? डर नहीं लगा? नहीं, ऊँट के ऊपर बैठा नहीं था, ऊँट के नीचे बांधा था मुझे। और मैं जुनैद भाई, सारी रेस में ऐसा लगा कि ईद का दिन है, ऊँट और मैं गले मिल रहे हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, वहाँ पे मैंने ऊँट के मुंह में जीरा देना था। मैंने फिर इंतजार किया कि यार देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। फिर ऊँट एक करवट बैठा। मैंने जीरा देने से पहले पूछा कि आए मेरे अनजान ऊँट दोस्त, बताओ कहाँ से हो? ऊँट ने बोला कि हम पंजाबी है। अच्छा। मैं हैरान हो गया यार, वो कह रहा हम पंजाबी है बंगाली एक्सेंट। वैसे जुनैद भाई, आपने कभी ऊँट को जमाई लेते हुए देखा है? नहीं। मैंने देखा है। जब मैं मुशायरा पढ़ रहा था तो सारे ऊँट जमाइयाँ ले रहे थे। और ऊँट को आप जमाई लेते हुए करीब से देखे ना जुनैद भाई, सेम विकी भाई जैसे होंठ होते हैं उनके। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, ऊँट पता है रोता कैसे? कैसे? हाफिज, अब दिसंबर में हर शायर की रगे शायरी फड़क उठती है, आप भी हमें कुछ इनायत करें प्लीज। अर्ज किया है कि जानते हो कि दिसंबर क्यों आता है? जानते हो दिसंबर क्यों आता है? वाह। जानते हो कि दिसंबर क्यों आता है? वाह। अबे उससे पहले नवंबर आता है, तभी दिसंबर आता है। और दिसंबर की कुछ यादें जाते जाते मुझे दे जाओ। साकिब तुम बेवफा निकले, तन्हा की बला आश्ती है। दिसंबर पे तो मेरे पास खजाना है सुहाना जी। दिसंबर खत्म हो जाएगा, मेरे शेर खत्म नहीं। इनायत करें ना कुछ। सुहाना जी, इसका मता सुनिएगा। मता कि मता तू होवे मता मैं होवा, मता मैं होवा मता तू होवे, मता फड़क फड़क के तू रोवे। और दिसंबर पे एक और शेर है कि मुझसे मनमोहिनी कहती है कि दिसंबर की जाते जाते कोई सौगात तो दे जाओ। मनमोहनी, हाय। मनमोहनी कहती है कि दिसंबर की कोई जाते जाते सौगात तो दे जाओ हाफी। मैंने भी हाथ जेब में डाला और निकाला पिछले साल का चलगोजा। मैंने फिर तोड़ा वो चलगोजा टक। जुनैद साहब, दिल पे हाथ रख के कहें ये हाय करने वाली बात है। वो चलगोजा निकलने पे हाय कर रहा हूँ, शेर पे नहीं कर रहा। वो टूट गया चलगोजा करके टक। वाह वाह। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक।
टक टका टक टक टका टक टका टक टक टका टक टक टका टक टक टका टक। अंदरून में वैसे बड़ी मशहूर है टक टका टक। बहरहाल जब मैंने चलगोजा उसे खिलाया, उसके मुंह में रेत चली गई। ये नसर है शायरी है, बता देना। ये मशर है जुनैद भाई, मशर है। अच्छा अच्छा। उसके मुंह में जब रेत गई तो उसने मुझे एक चपेट रसीद की। वहीं से हमारा ब्रेकअप हुआ और वहीं से हिजर का आगाज हुआ। अब उसके विसाल में दवाम भी नहीं हाफी, अब उसके विसाल में दवाम भी नहीं हाफी, जुनून गुमगश्ता एक सहरा में बयाबां अंजाम मजनू है। कि जबर के सहरा में उसूल तहमदन, कि निकले सहरा में मिल के जबर उसूल जालिब गालिब व मीर, तकी मीर राह तिंदोरी मुनव्वर राना जॉन एलिया, और उन सबको लीड कर रहा था तहजीब हाफी। ऐसे दे दे तुसी सानू माफी। जुनैद भाई आपने तो बड़ी कम दाद दी है। इस एक शेर पे दुबई में मुझे 1 लाख रियाल जुर्माना हुआ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यूएई गवर्नमेंट की पॉलिसीज में नरमी आई है। आप भी कुछ दाद दें विकी साहब, आपने डाली हुई है मुंह में दही। वही दगा दगा वही। जब आप शेर पढ़ते ना दिल करता बंदा फड़ ले कई और तेरे गिट्टे ते मार के कभी सियाणिया ने कही। जुनैद साहब बस जाते जाते एक आखिरी कलम बंद करने जा रहा हूँ जी इरशाद। कि उसके लफ्जों से खुशबू बिखरे तो कहाँ फैले, ये क्या मैं कहूँ, ये बात तो ऐसी क्या नजर आई है इसके अंदर, तो ये तो अजीब है। क्या हुआ है भाई? ना रदीफ ना काफिया, बस करें, मेरी बहन बार वेट करी, मैंने घर जाना है। आपकी बहन आपका वेट कर रही है? जी। मुझे तो मैसेज कर रही है हाफी, मैं आपका वेट कर रही हूँ। नाज़रीन, ये था आज का देशबो का चलते चलते आज की छोटी सी मुशाहिदे की बात कि इतनी शदीद सर्दी में सिर्फ उन्हीं ख़वातीन के हाथ नर्म और मुलायम रहते हैं जो अपने शौहरों से कपड़े और बर्तन धुलवाती हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।